तीन चीज़ें हैं इसमें। एक वो है जो 4 साल में हमने देखा है, एक वो है जो उनसे जुड़े लोगों ने हमें बताया है, और एक वो जो परिदृश्य हमारे सामने नजर आया, और एक जो महाराज जी से जितनी बार हमारी बातचीत हुई। सिंपल 100% ऑथेंटिकेटेड तरीके से इसको लिखा गया है। जब आप पहली बार वहां पे गए तो कैसा दृश्य था वहां का? शुरू में मुझे लगा कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। सच बताऊं, अगर हम कुछ गलत लिखेंगे तो सामने से व्यक्ति कहेगा भी तुमने ये गलत लिखा। मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ। बालाजी सरकार के चरणों में जब भी जाता हूँ उनको प्रणाम करता हूँ। इस बुक को लिखने के दौरान, ये सारी रिसर्च करने के दौरान आपका कुछ नजरिया बदला? नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड एक बहुत ही खास किताब और उसके लेखक पर आधारित है। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अद्भुत यात्रा की। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा का दस्तावेज है। इस प्रेरक यात्रा को शब्दों में पिरोने का कार्य किया है पत्रकार और लेखक सचिन चौधरी ने। 2 दशकों से अधिक समय से सक्रिय पत्रकार सचिन चौधरी का बुंदेलखंड से गहरा जुड़ाव है। इस पुस्तक में उन्होंने न केवल बागेश्वर धाम के इतिहास और सामाजिक प्रभाव को दर्ज किया है, बल्कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की व्यक्तिगत बचपन और उनके संघर्ष और सोच को भी जीवंत रूप से प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे एक साधारण से गांव गढ़ा से निकला युवा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का तेज, दिव्य दृष्टि और ज्ञान लिए राष्ट्र की आस्था का केंद्र बन गया। सचिन चौधरी ने अपने अनुभवों, संवादों और आत्मीय क्षणों के माध्यम से 4 वर्षों की गहराई से बुनी इस कहानी को सजीवता के साथ हमारे सामने रखा है। यह किताब बागेश्वर धाम सरकार की महिमा, श्रद्धालुओं की अडिग भक्ति, सामाजिक आर्थिक प्रभाव और बाबा के अनदेखे पहलुओं को उजागर करती है। तो चलिए आज इस अनमोल यात्रा के बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे आस्था और आध्यात्म का संगम एक साधक को राष्ट्र का प्रेरणा स्रोत बना देता है। सचिन जी, आज समय निकालकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, बागेश्वर धाम की आपकी पहली यात्रा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आपकी मुलाकात का अनुभव कैसा रहा था? देखिए, हम लोग जब पहली यात्रा, दरअसल ये लगभग 2021 की बात है, तो मैं पन्ना जिले के गुनोर गया था एक क्रिकेट टूर्नामेंट में। वहाँ मैं चीफ गेस्ट था। तो वहाँ पर गए तो वहाँ किसी ने, हम लोग भोजन कर रहे थे कार्य टूर्नामेंट के बाद, तो किसी ने कहा कि एक बहुत बाबा जी बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं छतरपुर जिले में, और वो लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। सब ने अपने अपने तरीके के वो मन की बात बता देते हैं। तो हमने कहा होंगे, बहुत हमारे बुंदेलखंड में ये मतलब बहुत सारे ऐसे सिद्ध महात्मा संत हैं जो ऐसा जिनके साथ इस प्रकार का अनुभव लोगों का रहा है। तो बात खत्म हो गई। फिर हम लोग जब दमोह का उपचुनाव आया, दमोह में उपचुनाव था कोरोना की लहर के बीच में, तो उसी समय हम वहाँ से एक बार छतरपुर तरफ का कोई काम था हमें, तो हमने कहा चलो चलते हैं। फिर उनका महाराज जी का हमने वो पूछा कि वो कितनी दूर पे है। कभी गए नहीं थे, जो बागेश्वर धाम है उसके पहले जीवन में कभी नहीं गए थे। तो वहाँ पर पूछा, तो फिर थोड़ा सा लिंक बिठाया कि वहाँ कौन है क्या है, तो किसी ने नंबर दिया, और इसके बाद सागर के डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ मतलब लगातार उनका था। तो उनसे बात हुई तो बोले आप आ जाइए शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे महाराज जी मिल जाएंगे। तो हम थे, हमारे जो है केतन दुबे हमारे मित्र थे, एक हमारे सहयोगी नीलेश थे, सब लोग हम लोग गाड़ी से गए। शाम को जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मतलब 2 मिनट भी नहीं लगा, बहुत छोटा सा, जितने बड़े स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं, इसका लंबाई में अगर बात, चौड़ाई कम होगी और लंबाई हल्की सी ज़्यादा, लगभग इतनी स्क्वायर फीट एरिया में महाराज जी एक सोफे पे बैठे थे। 10, 12, 15 लोग मुश्किल हॉल में थे। और तो हमारी सीधी मुलाकात हुई। तो मुलाकात में तुरंत और सचिन भैया आओ, मतलब जैसे बुंदेली हम बोलते हैं, और सचिन भैया बुंदेली बौछार खूब देखा तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बुंदेली के लाने जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो एकदम से लगा के आत्मीयता होती है। युवा थे उस समय और छोटे थे, मतलब मान लीजिए कि आप 22, 23 साल के, तो लड़कपन का भाव था। लेकिन जिस प्रकार से तो बस ऐसे ही हम लोगों की मुलाकात हुई, थोड़ी देर बात हुई, तो हमने कहा महाराज एक इंटरव्यू करने, बुंदेली में पूरा संवाद।
तो बोले अब आरती हो जाए बब्बा जी की, हनुमान जी की, वो के बाद कर रहे हैं। आरती हुई, आरती के बाद फिर उसी हॉल से लगा एक बहुत छोटा सा कमरा और था, इस कमरे से भी और आधा कमरा, एक बल्ब बस उसमें जल रहा था। तो कैमरे की लाइट के साथ हम लोगों ने इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें जो हुई वो हमें लगता है कि सबसे लोकप्रिय इंटरव्यू में से एक रहा उस समय का। प्रादेशिक स्तर पे महाराज जी का वो पहला इंटरव्यू था उनके जीवन का। उसके पहले जिला स्तर के जो चैनल होते हैं डिजिटल, उन पे तो था। तो फिर बस बोले बहुत बढ़िया, और तुम जो है और अच्छा काम कर रहे हो, और पूरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू के बाद फिर उनने हमें लैंडलाइन का अपना नंबर दिया। उस समय वहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता था, आज भी बहुत कम करता है, लेकिन उस समय बिल्कुल ही नहीं करता था। तो एक लैंडलाइन का नंबर दिया, बोले कब तुम्हें लगे तो हमसे बात ई नंबर पे हो जाए तुम्हारी। तो बस उस समय उतनी बातचीत हुई, और उसके बाद फिर हम लोग हनुमान जी के दर्शन किए और उसके बाद निकल आए। ये पहली मुलाकात है हमारी। जब आप पहली बार वहां पे गए तो कैसा दृश्य था वहां का? दृश्य जैसे मैंने बताया कि बस 15-20 लोग थे वहाँ, और उसमें कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे। अचानक से एक पुलिसकर्मी आए वहाँ, और पुलिसकर्मी एकदम उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहते हैं कि वो जो है महाराज जी, वो जो आपने बोला था, मतलब उन पुलिसकर्मी का कोई काम होगा, उन्होंने कुछ मन की भावना व्यक्त की। बोले वो महाराज जी आपकी कृपा से हो गया। तो एक पुलिसकर्मी नतमस्तक हो रहे, जनता देख रही। तो शुरू में सामान्य तौर पर देखिए, मैं चूंकि बहुत नास्तिक तो नहीं हूँ, लेकिन इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ। हमेशा ही रहा कि ज्योतिष या भविष्य बताना या कोई भविष्य सुधार, इन सब चीज़ों में मेरी आस्था कभी नहीं रही। लेकिन चूंकि मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ, तो मानता सबको हूँ, और ये बोलता हूँ कि जिसकी जो श्रद्धा हो वो उसको मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये शुरू में मुझे लगा कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सच बताऊं कि यार, मतलब जब जनता बैठी हो, अचानक कोई पुलिस का अधिकारी है, महाराज आपकी कृपा से काम हो गया, तो बाकी जनता में प्रभाव हो, ये मुझे लगा। लेकिन चूंकि उस दिन मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत सामान्य सी छोटी छोटी मुलाकात हुई, तो इस प्रकार से चीजें हुई। लेकिन फिर उसके बाद फिर उस समय तक संस्कार टीवी, बागेश्वर धाम चैनल में संस्कार टीवी की एंट्री नहीं हुई थी। तो उस समय महाराज जी की लोकल एक सोशल मीडिया छोटी सी टीम थी जो उनकी यूट्यूब पे कथाएं छोटी मोटी चलाती थी। फिर जब हमने उनकी कथाएं महाराज जी से, हमने कहा महाराज जी आपकी जिन कथाओं को हम बुंदेली बौछार में अपने चैनल पर चलाएं, तो बोले हाँ चलाओ। तो फिर हमने उन कथाओं को कुछ दिन बुंदेली बौछार पे चलाना शुरू किया। उसके बाद जब उनकी जो वाक्पटुता थी, एक छोटी सी मुलाकात में तो किसी के प्रति आप सकारात्मक या नकारात्मक छवि बहुत स्थायी बना नहीं सकते। तो जब हमने उनकी कथाएं सुनी, फिर मुझे लगा कि ये व्यक्ति बुंदेली और बुंदेलखंड के साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और जिस प्रकार का भाव उनका होता था बीच बीच में, मतलब जिसको अब कॉमेडी, अंग्रेजी में शब्द कॉमेडी ही कहेंगे, हास परिहास जिस प्रकार से कथा में लोगों से जो कनेक्टिविटी है, तो वो जो कनेक्टिविटी ज्यों ज्यों उनकी दिखी, तो त्यों त्यों लगा कि ये व्यक्ति मतलब इनसे भविष्य में अपन इनके साथ वार्तालाप या संवाद कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर सिलसिला बहुत चला, कई बार हमारी लगातार, अभी भी करीब 15 दिन पहले मुलाकात हुई हमारी। तो उसके बाद से एक भाव उनके मन में हमारे प्रति हमेशा रहा, हमारे मन में भी रहा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि धार्मिक आधार पे वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इस आधार पे कि हम बहुत छोटा सा क्षेत्र है बुंदेलखंड, और बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। उस बुंदेलखंड क्षेत्र से निकला हुआ एक युवा है जिसके सिर पे किसी का कोई साया नहीं, ना किसी का कोई बहुत बड़ा सपोर्ट था, जीवन जिसका कष्ट में बीता, गरीबी में। तो उस व्यक्ति की इतनी बड़ी यात्रा अगर कहीं दिखती है, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत सारी चीजें सीखने को है। और जब उससे सीखने को होती हैं, तो फिर आपको उनके जीवन के रहस्य भी दिखते हैं, उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू होते हैं। तो उन्हीं सबको फिर धीरे धीरे वो दिमाग की स्मृतियों में रहे, और उसी के साथ फिर वो जब चीजें, कृपा कहिए या प्रेरणा कहिए हनुमान जी महाराज की, कि भाई जब समय आया तो वो सारी जो हमारी स्मृतियां थी और जो सब चीजें थी, वो पुस्तक के तौर पे इस पुस्तक में आ गई। ऐसी कौन सी बात हुई या उनमें आपने ऐसा क्या पाया जो आपको ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली? पुस्तक लिखने का, जैसे मैंने इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि ये एक व्यक्ति की किताब नहीं है, ये एक यात्रा है। उसका सबसे आखिरी शब्द उसका यात्रा की 4 साल के भीतर मेरा दावा है कि आपका जितना भी उम्र हो आपकी, या जो भी दर्शक हो, 4 साल के भीतर किसी एक व्यक्ति की इतनी बड़ी प्रगति बताइए आप इस भारत में, मात्र 4 साल में। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या गांधी परिवार हो, या
आप प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी देख लीजिए, या अडानी अंबानी देख लीजिए, या किसी भी क्षेत्र में, या कोई क्रिकेटर देख लीजिए, या आप कोई फिल्म स्टार देख लीजिए, 4 साल में इतनी बड़ी यात्रा किसी की नहीं है इस भारत में। कोई एक उदाहरण आप बताइए जो 4 साल में एकदम बिल्कुल शून्य से शिखर पे पहुंच गया। सबके जीवन का एक लंबा संघर्ष होता है, 15 साल 20 साल, जो उस क्षेत्र में एंट्री के बाद, टोटल उम्र की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो जब वो पहली बार जब रणजी के मैच में उतरेगा, तो रणजी के मैच में उतरने से सचिन तेंदुलकर बनने तक की यात्रा 25-30 साल की होगी, या विराट कोहली की 25-30 साल की होगी, या नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में आधिकारिक प्रवेश से लेकर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा 25 साल की होगी। या सलमान खान आप देख लो, शाहरुख खान, या जिस भी क्षेत्र में आप बात करें, या धर्म के क्षेत्र में, या हमारे जितने भी धार्मिक संत रहे, चाहे किसी भी धर्म के रहे, उनके अपने जीवन की जो सफलता है, शिखर की यात्रा तक पहुंचने में 15 साल 20 साल 25 साल लगे होंगे। तो 4 साल के भीतर इकलौते एक व्यक्ति हैं जो शून्य से शिखर पे पहुंचे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रेरणा की बात है। इसलिए उसके भीतर जाना जरूरी है कि अगर आप उनके प्रशंसक हैं तो भी आपको ये बात समझनी जरूरी है कि एक व्यक्ति कैसे 4 साल में इतना बड़ा आदमी बन सकता है। और अगर आप उनके आलोचक हैं तो और ज्यादा आपके काम की ये किताब है कि आपको ये समझना चाहिए कि 4 साल में आप तो उसकी आलोचना कर रहे हैं, आप तो उसको गाली दे रहे, फिर वो आदमी इतना आगे कैसे बढ़ गया। तो इसलिए इस 4 साल के भीतर जो टाइमिंग का खेल है, ये 20 साल में धीरेन्द्र शास्त्री बने होते तो इन पर ना कोई रिसर्च की जरूरत थी, ना इन पर कोई किताब लिखने की। ये बहुत धार्मिक संत हैं जो 15-20 साल की यात्रा में इस देश में बहुत बड़े बड़े बने हैं। 4 साल में कोई व्यक्ति बड़ा बना है, तो हम बनेंगे तो हमारे ऊपर भी किताब लिखी जाएगी, आप बनेंगे तो आपके ऊपर भी लिखी जाएगी। ये मूल कारण है जो मुझे प्रेरणा। और दूसरा जो मैंने इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि जिस गांव में सड़क नहीं थी आज से 4 साल पहले जब हम पहली बार गए, जिस गांव में सड़क नहीं थी, जिस व्यक्ति को बड़े लोग इसलिए नहीं बुलाते थे अपने घरों में शादियों वादियों में कि बस पंडित होने के नाम पे थोड़ा बहुत बुला लेते थे, बाकी समाज सहज भाव में नहीं बुलाते थे, उसी व्यक्ति को के अपने आयोजन में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 3 दिन के भीतर दोनों आते हैं। बड़े से बड़े आयोजनों में कभी ये नहीं देखा होगा, गैर सरकारी आयोजनों के एक ही आयोजन में एक साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी मंच पे हों, और उसी व्यक्ति को अपने बेटे की शादी में बुलाने के लिए देश के सबसे बड़े उद्योगपति ऑस्ट्रेलिया प्लेन भेजते हैं कि आप आइए, अंबानी जी वो भेजते हैं कि हमारे बेटे की शादी में शामिल हुई है। तो 4 साल में किसी व्यक्ति का इतना बड़ा बन जाना, उस पर शोध का विषय तो है। वो ये तो अभी ये मानिए कि तो मेरा निजी अनुभव है, अगर ईमानदारी से कहूँ तो अभी ऐसी 20 किताबों की गुंजाइश और है। इनकी प्रसिद्धि से बुंदेलखंड क्षेत्र और गांव गढ़ा में भी बहुत परिवर्तन आया है, आपका क्या सोचना है? देखिए, परिवर्तन तो जैसे मैंने हमेशा ये कहा है कि आप एक गढ़ा गांव कह लीजिए या छतरपुर जिला है, बुंदेलखंड, ये तीनों पिछड़े हैं, इसमें कुछ सबको पता है। जैसे मैंने बीच में कुछ पॉलिटिकल लोगों से बात कही कि हमारे प्रदेश की देश की सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं कि पर्यटक हमारे यहाँ आए, वो यहाँ खर्च करेगा, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। हम बार बार सरकारों से ये कहते हैं कि जितना व्यक्ति एवरेज, पिछले 4 साल का एवरेज बता रहा हूँ, लगभग 30,000 व्यक्ति पर डे का एवरेज है। जैसे शनिवार मंगलवार को संख्या 60-70 हजार होती है, सामान्य दिनों में 15-20 हजार होती है, कभी बहुत ज्यादा होती है कभी कम, लेकिन एवरेज 30,000 का एवरेज पिछले 4 साल से मेंटेन, मतलब 10 लाख व्यक्ति हर महीने, मतलब 1.25 करोड़ व्यक्ति हर साल। तो इतने लोग किसी सरकार तो छोड़ो, सरकार का बाप नहीं ला सकता अगर कोई अपने वो पूरा ताकत लगा दे तो जो व्यक्ति यहाँ आ रहा है उस व्यक्ति का, अगर वो 1.25 करोड़ व्यक्ति यहाँ आ रहा है और 1.25 करोड़ व्यक्ति ने अगर 100 रुपए भी खर्च किए होंगे, यहाँ 100 रुपए तो किए होंगे ना, ऑटो में, टैक्सी में, टेम्पू में, खाने में, किसी में, तो कितना बड़ा हो गया, 125 करोड़ रुपए पर ईयर, मतलब 500 करोड़ रुपए अकेला बागेश्वर धाम, अगर केवल 100 रुपए का कैलकुलेशन, ये संख्या बड़ी है, लेकिन 500 करोड़ रुपए कम से कम बाहर के लोगों ने आके इस छतरपुर जिले में या बुंदेलखंड में या गढ़ा गांव के आसपास खर्च किए। तो इतना बड़ा कौन लाएगा आपके पास? तो इस जो ये लोग आ रहे हैं, ये लोकल के तो कम हैं, बाहर के हैं, पूरी दुनिया के हैं। उन लोगों को व्यवस्थित सुविधाओं के जरिए इनको व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बसाया जाए तो ये पूरे बुंदेलखंड की आपको तस्वीर और तकदीर। आदमी कहता रोजगार कहाँ है, आदमी कहता काम कहाँ है, आदमी कहता जो है गरीबी है, लेकिन जो आपके पास है उसका आप बेहतर उपयोग करिए। आप जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा आंकड़ा बताया कि 4 साल में 500 करोड़ रुपए इसी धरती में
खर्च हुए ना। आपने बुक के पहले चैप्टर में बताया जब आप पहली बार वहां पे गए थे जी, तो मेन रोड से अंदर जाने तक की कच्ची सड़क भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और एक आध दो ही दुकान आपको एक दिखी थी। इतनी पतली सी गली थी, हमारी गाड़ी फंस गई थी, तो उसको जैसे तैसे जुगाड़ से हम लोग खींच के लाए, फिर रिवर्स। अब तो एक सेपरेट रास्ता बना। जस्ट बगल में जहाँ महाराज जी का हॉल था उसके बगल में कल एक दुकान थी चाय समोसे की। आज कम से कम 1000 से ऊपर दुकान है। तो वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार है, बाहर के लोग आके रोजगार पा रहे हैं। 1000 दुकानें हैं कम से कम 100-200 गेस्ट हाउस हैं, 4-5 बड़ी होटल अब वहाँ बन गई हैं। तो ये पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी ना। इन्वेस्ट अपन बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट सरकारें करती, इसी के लिए करती ना कि इन्वेस्टमेंट आए, क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। तो ये यहाँ भी तो सीधा प्रत्यक्ष रोजगार है। कोई जो है लड्डू बेचने वाला है, कोई माला बेचने वाला है, कोई लाइट वाला है, कोई साउंड वाला है, कोई और कम से कम 500 तो ऑटो चल रही हैं सुबह से शाम। तो ये रोजगार है। तो निश्चित तौर पे क्षेत्र की चमक बड़ी है, छतरपुर जिले का व्यवसाय बड़ा है। आप छतरपुर तरफ की कोई सी भी ट्रेन, जैसे अभी वंदे भारत चली खजुराहो से भोपाल, उसकी 104% की ऑक्यूपेंसी है। बड़ी बड़ी वंदे भारत में नहीं है। तो क्योंकि आप मंगलवार शनिवार को जाके देख लो, आपको अपनी सीट पे बैठना मुश्किल है, इतनी भीड़ वहां जा रही है। तो क्षेत्र निश्चित तौर पे विकास हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ है। इस पुस्तक को लिखने के दौरान एज अ राइटर आपको किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी, या मुश्किल किस चीज में सबसे ज्यादा? मुश्किल तो एक लाइन की है कि कुछ गलत ना लिख दें। एक लाइन में पूरी किताब खराब हो जाए। जब आप किसी बड़ी हस्ती पे लिखते हो, खासतौर से धार्मिक क्षेत्र में लिखते हो, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आप एक तो अतिशयोक्ति नहीं कर सकते, कोई चीज मन से नहीं लिख सकते, कोई चीज बढ़ चढ़ के नहीं लिख सकते। तो जो हमने देखा है, 3 चीजें हैं इसमें। एक वो है जो 4 साल में हमने देखा है, एक वो है जो उनसे जुड़े लोगों ने हमें बताया है, और एक वो जो परिदृश्य हमारे सामने नजर आया, और एक जो महाराज जी से जितनी बार हमारी बातचीत हुई। सिंपल 100% ऑथेंटिकेटेड तरीके से इसको लिखा गया है। जो बात लिखी गई है उसको कोड है कि इस व्यक्ति ने कहा है। अब चूंकि जब मान लीजिए महाराज जी के बचपन में 14 साल की उम्र में कोई घटना हुई, हम तो वहां बैठे नहीं थे, महाराज जी से हमने पूछा नहीं। महाराज जी के सबसे करीबी परिवार का कोई व्यक्ति ने अगर वो घटना बताई है तो उसके हवाले से वो लिखा गया है। या मान लीजिए हम महाराज जी का आज का जो मैनेजमेंट टीम है अलग अलग, चाहे सोशल मीडिया की हो, मीडिया की हो, लोकल लेवल पे, तो उन्होंने वो बात उनसे जुड़े किसी व्यक्ति ने कही होगी, या तो कही होगी या हमने उनका इंटरव्यू करके किया है। तो उसको कोड करके, जो सबसे बड़ी चुनौती किसी धार्मिक व्यक्तित्व के बारे में आप लिखते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आपके हाथों से एक भी शब्द गलत नहीं लिखा जा सकता, कुछ की कोई गुंजाइश नहीं। आप किससे कहानियां लिखने बैठोगे तो आप कुछ भी लिख दो, गीता सीता मीता कुछ भी, आप जो आपको एक कहानी लेके आप 3 कहानी मन से जोड़ दो, वो घटना हुई हो नहीं कहानी है, लेकिन ये तो सत्य है, ये व्यक्ति भी सामने है। अगर हम कुछ गलत लिखेंगे तो सामने से व्यक्ति कहेगा भी तुमने ये गलत लिखा। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपकी पहली लाइन, और इकलौती चुनौती। बाकी चुनौती इसलिए नहीं क्योंकि ये मानिए कि किताब या तो ईश्वर हमसे खुद लिखवाना चाह रहा था, तो हमारे मन में ये भाव था कि हमें इन पे भविष्य में हम कुछ इनकी विषयों का एक डॉक्यूमेंट पे ले जाएंगे। कब ले जाएंगे, किताब में ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, ये नहीं था, लेकिन ये विचार था। तो उनसे जुड़ी जब हम लिखने बैठे तो हमें 90% चीजें हमारे दिमाग में पहले से थी कि हमें ये टॉपिक, जब आपकी टीम से भी जब बात हुई, आपके संपादक जी से, नेहा जी से जितनी भी बार बात हुई, तो हम पहली मुलाकात में ही हमने ऑलमोस्ट अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमें ये लिखना है। तो उसमें हमें लगता है 10-15% का करेक्शन हुआ, बाकी चीजें सेम टू सेम रही, क्योंकि वो विजन था कि हमें कुछ लिखना है। आप पत्रकार हैं और तथ्यों पे ज्यादा बिलीव करते हैं, पर क्या इस बुक को लिखने के दौरान, ये सारी रिसर्च करने के दौरान आपका कुछ नजरिया बदला? नहीं, कोई नजरिया नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई। नजरिया जो पहले था वो आज था। वो उस बात को मैं लगभग उनके हर जन्मदिन पे लिखता हूँ कि मैंने अपने जीवन के बारे में आज तक उनसे कभी कुछ नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा, ना कोई भी पर्चा नहीं निकलवाया, ना कभी पर्चा, ना भविष्य में पूछूंगा, क्योंकि मैं कर्मवादी व्यक्ति हूँ और ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ। ना कोई व्यक्ति मेरा भविष्य बदल सकता है, बता सकता है, बदल नहीं सकता, और जब बदल नहीं सकता तो पूछ के क्या फायदा। तो मेरा नजरिया ये है। लेकिन आस्था हर व्यक्ति का निजी विषय है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू धर्म में भी आप शैव हो, वैष्णव हो, जैन हो, जो भी हो, आपकी आस्था आपका निजी विषय है। तो आप उनको माने या ना माने, ये आपका विषय है। लेकिन हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप उनको मानिए, और ये कभी नहीं कहेंगे कि आप
मत मानिए। तो आस्था हर व्यक्ति का, इस भारत में लोकतंत्र में सबका निजी अधिकार है। मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ। बालाजी सरकार के चरणों में जब भी जाता हूँ उनको प्रणाम करता हूँ, सबके मंगल कामना करता हूँ। महाराज जी से जो एक पत्रकार के नाते, मित्र के नाते, भाई के नाते संवाद करता हूँ, कभी जीवन में अपने बारे में कुछ नहीं पूछता। किताब का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो पाठकों को सबसे ज्यादा चौंकाएगा या कुछ अलग बताएगा? किताब में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। खास तौर से अगर बात करें कि जैसे विदेश यात्रा के कुछ बहुत अनूठे किस्से हैं, क्योंकि विदेश यात्रा जितनी भी महाराज जी की हुई हैं वो उसके अंदर बहुत रोचक किस्से हैं, और वो किस्से आमतौर पर महाराज जी ने वो लोगों को बताए नहीं है। मतलब क्योंकि जब विदेश यात्रा में लाइव चलता है तो, लेकिन अब यहाँ का कोई घटनाक्रम होगा तो यहाँ के लोग प्रत्यक्ष होते हैं, वहां तो वो जो घटनाक्रम है 1000, 2000, 5000 लोगों ने देखा होगा, वो उससे भारत के लोग कनेक्ट भी नहीं होंगे। तो विदेश यात्रा के किस्से आपको एक से एक किस्से इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें कि बुंदेली, बुंदेलखंड और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ये भी बड़ा अनूठा टॉपिक है कि जिस प्रकार से बुंदेली का भाव उन्होंने पैदा किया, जिस प्रकार से लोगों को बुंदेली के प्रति जो आकर्षण पैदा किया, वो इसमें है। इसके साथ ही महाराज जी का जो बचपन की कुछ कहानियां हैं, अनसुनी कहानियां हैं, कुछ बहुत अच्छी अनसुनी कहानी। एक वो जो घटनाक्रम जो टर्निंग पॉइंट रहा, श्याम मानव का विवाद जो नागपुर में इनके साथ हुआ, उस टर्निंग पॉइंट में चूंकि 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि एक तो जब नागपुर का विवाद हुआ तो मध्य प्रदेश या वो कम से कम बुंदेलखंड क्षेत्र से मैं इकलौता व्यक्ति था जो श्याम मानव का इंटरव्यू लेने पहुंचा नागपुर, ताकि घटना का दूसरा पहलू भी, श्याम मानव क्या सोचते हैं, उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति क्या सोचती है जो इन पे जो है अंधविश्वास फैलाने का आरोप। इसके बाद इसका जो तीसरा जो किरदार था, जब महाराज जी जिस समय श्याम मानव विवाद वहां हुआ, महाराज जी पहुंचे रायपुर, तो रायपुर में जो महाराज जी के मंच पे जो ज्ञानेंद्र तिवारी नाम के टीवी पत्रकार को लेके जो पूरा एक एपिसोड हुआ जो पूरे देश भर में चला, वो ज्ञानेंद्र तिवारी भी चूंकि एक समय हमसे जुड़े रहे, बहुत करीबी, हमारे बहुत छोटे भाई के समान है। तो ये सब घटनाक्रम अचानक से ऐसा मैच हुआ कि उसका चाहे ज्ञानेंद्र तिवारी का एंगल हो वो हमारे पास सबसे बेहतर हमें पता है, जो श्याम मानव वाला एंगल हो वो हमें सबसे पता है, महाराज जी वाला है। तो उसकी हम एक तरीके से तीनों के ट्रायंगल में ये इकलौते हम हैं जिनको ये पूरे तीनों के घटनाक्रम पता है। तो ये बड़ा रोचक तरीके से हमने इसकी बहुत शब्द बाई शब्द इसको लिखने का हमने प्रयास किया। और मीडिया वाला जो उसमें एक बड़ा एपिसोड है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में या व्यक्तित्व के प्रचार में आज के दौर में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो मीडिया का पूरा सिस्टम एक तरीके से इसमें बहुत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे बहुत सारी चीजें इसमें आपको बहुत रोचक मिलेंगी। बाकी तो जो उनके जीवन की सामान्य चीजें हैं उनमें बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आपकी आंखों से गुजरी हो, आपने देखा नहीं हो, लेकिन इसको बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को हमने पकड़ने की कोशिश की। सचिन जी, आज हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह एक छोटे से गांव गड़ा से निकली कहानी आस्था और समाज के ताने बाने को छूते हुए बागेश्वर धाम सरकार जैसी किताब में दर्ज होती है। सचिन जी, आपने इतना समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पुस्तक अब अमेज़न पे उपलब्ध है डिस्काउंट रेट में, तो आप लोग चाहें तो खरीद सकते हैं। नमस्कार।